इफ़ यू आस्क मी माई फेवरेट Hyundai पूरे लाइनअप में से, नो, वो वरना नहीं होगी, क्रेटा नहीं होगी या i20 नहीं होगी. It'll be this, the Grand i10 Turbo, क्योंकि ये है बहुत मज़ेदार और सेंसिबल. खमागणी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो और पेशे खिदमत है Hyundai Grand i10 Nios Turbo का डिटेल रिव्यू. So the first things first, आखिर Nios Turbo में अलग क्या है लुक्स के मामले में? एक्चुअली कुछ नहीं. अगर आप नॉर्मल Nios का स्पोर्ट्स डुअल टोन वेरिएंट लेते हैं तो दिखने में ये आपको एग्जैक्टली सेम लगेगी. एंड इन माई बुक्स ये रेड ब्लैक डुअल टोन कॉम्बिनेशन काफी स्पोर्टी नजर आता है. इन केस आप उस माइनॉरिटी से हैं जिन्हें ये डुअल टोन शेड पसंद नहीं, तो आप इसे सिंगल कलर में भी ले सकते हैं. अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स टर्बो में आपको एस्टा वाले सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग 15-inch alloy wheels, projector headlamps, wireless charging, 7-inch touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto support, leather wrapped steering wheel, etc. सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है अगर आप इसे एस्टा से कंपेयर करें. इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रियर वाइपर वॉशर. कहने का मतलब टर्बो ट्रिम फीचर्स के मामले में बेहद लोडेड है. और क्योंकि ये टर्बो डुअल टोन वेरिएंट है, इसका मतलब इसका कैबिन भी आपको ऑल ब्लैक मिलेगा विद रेड इंसर्ट्स हियर एंड देयर. तो जैसे कि आपने देखा कि अभी एक्सटीरियर और इंटीरियर में जो चेंजेस किए गए हैं वो बहुत मेजर नहीं हैं, बट जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो इस पर्टिकुलर वर्जन को एक अलग अपील देते हैं, एक यूनिकनेस देते हैं, एक स्टैंड आउट इसे करते हैं ओवरऑल अगर आप पूरे लाइनअप की बात करो, वेरिएंट लाइनअप की बात करो. पर अब बात उसकी करते हैं जिसकी वजह से आप इस व्हीकल को लेंगे, एंड दैट इज परफॉर्मेंस. व्हीकल स्टार्ट करते हैं और जैसे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअली इनिशियली आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मैसिव कोई चेंजेस हैं. बहुत ही रेगुलर जैसा आपका गाड़ियाँ चलती है वैसे ही चलती है ये. बट जब आप इसे थोड़ा सा पुश करना शुरू करते हैं, 2500 RPM, दैट्स द स्पॉट जहाँ पर एक बार आपको पहुँचना और उसके बाद में इट स्टार्ट्स डूइंग इट्स मैजिक ऑनेस्टली. क्योंकि 2500 के बाद में इतनी सडन रश ऑफ पावर आपको फील होगी कि आप कब ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स टर्बोचार्ज्ड इंजन के जो दो बातें हमने देखी है आज तक वो यही वाली है कि जब तक टर्बोचार्जर काम करना शुरू नहीं करता है, वो सडन आपको सर्ज नहीं नज़र आता है पावर का, तब तक आप इस व्हीकल को अगर ढंग से चलाएंगे तो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी आप अचीव कर सकते हैं. अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा व्हीकल है जो कि आप शहर में अगर आप ढंग से चलाएंगे तो आप आराम से 15-16 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाएंगे. 14 to 15 तो आप इजीली निकाल पाएंगे. बट इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी यही है कि ये टर्बोचार्जर है, टर्बोचार्ज्ड इंजन है. दैट मीन्स आप बार बार इसे पुश करना चाहेंगे, और अगर आप बार बार पुश करते हैं किसी भी टर्बोचार्ज इंजन को तो डेफिनेटली आप फ्यूल एफिशिएंसी को लूज आउट करते हैं. क्योंकि या तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए. दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती है. तो अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आप आराम से चलाइए, ईजिली चलाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है. इनफैक्ट आप अगर आप हाईवेज पर भी लेके जा रहे हो देन यू कैन डू 100 kmph एट अबाउट 20-100 RPM पूरा दिन आप कर सकते हो. अगर आप 80 kmph की स्पीड लगभग जब आप 2000 RPM के आसपास कर रहे होते हैं यूजुअली, तो उस वक्त आप फ्यूल एफिशिएंसी जो है हाईवे पे वो ईजिली 19 से 20 kmpl के निकाल सकते हैं. बट अगेन अगर आप मुझ जैसे हैं और आपको पुश करना पसंद है लाइक दिस, 4th गियर में हूँ मैं, 2500 RPM अभी हमने बस टच किया है एंड यू कैन सी इट. बहुत ही सही रफ्तार पकड़ लेती है ये, और ऑल द वे अप टू मतलब लगभग 60-200 RPM तक कंसिस्टेंट आपके पास पावर रहती है. तो डेफिनेटली आप इसे एंजॉय तो करेंगे जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब टर्बोचार्जर किक इन होता है उसके बाद में कैसी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है. तो क्या उसके नीचे अगर आप चलाएंगे तो आपको क्या मैसिव टर्बो लैग फील होगा जैसे कि टर्बोचार्ज्ड इंजन्स में होता है?
एक्चुअली बहुत ज़्यादा टर्बो लैग तो आपको नहीं फील होगा, बट एक सिटी कार के तौर पे अगर आप देख रहे हैं जब अम्बो ट्रैफिक में जाते हैं तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि इंजन पहली बात तो रिफाइंड बहुत रहता है। 3 सिलेंडर होते हुए भी टिपिकल 3 सिलेंडर वाली जो वो हरकतें हैं कि वाइब्रेशंस हो गए या फिर रिफाइनमेंट बहुत ख़राब हो गया, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लगती हैं। लैग है, बट लैग का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो और बार बार आप गियर चेंज कर रहे हो, विच आई थिंक इसे एक बहुत ही वर्सेटाइल इंजन भी बनाता है। ये सेम इंजन एक्चुअली हमने और भी Hyundai की गाड़ियों में देखा है। इनफैक्ट जो i20 आती है इसकी बड़ी बहन, उसमें भी ये आपको देखने को मिलता है, वेन्यू में भी देखने को मिलता है। हालांकि वेन्यू में ये ज़्यादा पावरफुल वाला वर्जन है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिट्यून किया गया है, बट जितना वेट इस व्हीकल का है उस हिसाब से जितना भी ट्यून किया गया है, जितनी पावर दी गई है, मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी उसमें आपको नज़र आएगी। तो इंजन की बात हमने कर ली है। इंजन के साथ साथ इसका जो गियर बॉक्स है उसमें भी आपको बदलाव नजर आएगा। ये वो यूनिट नहीं है जो आपको 1.2 लीटर वाला जो इसका वर्जन आता है उसमें मिलती है। इट्स अ डिफरेंट यूनिट। इनफैक्ट इसका जो रिवर्स करने का जो मेथड है वो भी अलग है। यूजुअली आपने कई व्हीकल्स में देखा होगा, आप क्लिप को ऊपर उठाते हो और उसके बाद में फ्रंट की तरफ आप उसे पुश करते हो तब इसका रिवर्स लगता है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। इस गियर बॉक्स से चेंज करने से ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवर्स आप करते हैं तो चेंज हुआ है। इनफैक्ट गियर रेशियोज जो हैं वो भी डिफरेंट है, और क्योंकि इस इंजन में ताकत ज़्यादा है तो इस इंजन के लिए एक ज़्यादा एकोमोडेटिंग गियर बॉक्स देने की ज़रूरत थी, जो कि Hyundai ने यहाँ पे किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पावर को डिलीवर करने में मदद करता है। बाकी यूजुअली जो Hyundai के सभी गियर बॉक्सेस होते हैं काफ़ी स्मूथ शिफ्टिंग है, बट आई थिंक इसका जो 1.2 लीटर के साथ में जो गियर बॉक्स आता है वो एटलीस्ट विद इन गियर्स अगर आप बात करोगे तो शिफ्ट करने में मुझे वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगता है। ऐसा नहीं कि ये स्मूथ नहीं है, पर यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा है कि जब आप क्लिप उठा के जब रिवर्स करने की कोशिश करते हो तो कई बार एक बार में नहीं लग पाता है। तो वो बोलते हैं ना कि आप आंख बंद करके जब आप रिवर्स लगाना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता, वो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। हो सकता है कि आप यूज्ड टू हो जाएं तो उसकी भी आपको शिकायत ना रहे। बाकी एक और चीज़ जो है जिसमें बदलाव आपको नज़र आएगा कंपेयर टू से इसका 1.2 लीटर वाला जो वर्जन है, वो एक ही इसका स्टीयरिंग मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा वेट वाला लग रहा है। जो 1.2 लीटर के साथ में आता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हिलता डुलता रहता है, मतलब वो बहुत ही डेलिकेट सा मुझे लगता है, जो यूजुअली Hyundai की पुरानी कार्स में होता था कि एक्सट्रीमली लाइट है। और इनफैक्ट जो फीडबैक है वो भी कोई खास नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा इसका जो फीडबैक है इट हैज़ टच्ड से जर्मन लेवल Volkswagen जैसा है या फिर फोर्ड जैसा है, बट इट हैज़ बिकम मच बेटर। मतलब जो पुराने वाले जो स्टीयरिंग थी उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था मुझे, इसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो स्टीयरिंग के साथ में भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे किया गया है। अब उसके अलावा अगर आप सस्पेंशन की बात करोगे, आई डोंट थिंक उनमें कोई चेंज किया गया है। अभी भी जो स्लो स्पीड्स हैं उनमें ये ठीक ठाक तरीके से रोड्स को हैंडल कर लेता है, बट जैसे ही थोड़ा बहुत बड़ा गड्ढा आ गया तो उस टाइम पर ऐसा लगता है कि वो जो झटका है वो अंदर तक ट्रांसफ़र हुआ है। बट आई थिंक यहाँ पर अगर वो सस्पेंशन को ज़्यादा और लाइट ट्यून कर देते इस केस में, इस वाले इंजन के साथ में, तो फिर वो जो फन कैरेक्टर से दिया गया है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता। तो ठीक ठाक मैं इसे बोलूँगा, बट फॉर समबडी जो रेगुलर रोड्स पे जाएगा तो वो डेफिनेटली वो जो अंदर ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है वो डेफिनेटली फील होगा ही होगा। तो इंजन परफॉर्मेंस डेफिनेटली इसकी बेहतरीन है। जैसे कि मैंने कहा, जो गियर रेशियोज़ हैं वो भी ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। स्टीयरिंग बेहतर हुई है तो आप ऑफकोर्स इसे ज़्यादा हाई स्पीड्स पर लगातार रख सकते हैं। बट हाई स्पीड्स पर रखने के साथ में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ब्रेकिंग। वो कैसी है? एक्चुअली ब्रेक्स मुझे इसके डिसेंट लगे हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आई है। जितनी भी रेगुलर ब्रेकिंग मैंने ट्राई आउट की है, चाहे आप सिटी स्पीड से बात कर लीजिए या हाईवे स्पीड से बात कर लीजिए, एकदम ठीक रही है। पैनिक ब्रेकिंग का मौका मुझे नहीं मिला है, आई होप आपको भी ना मिले, आई विश आपको भी ना मिले। बट जब हम एकदम खाली रोड पे सडन ब्रेकिंग कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। एबीएस इंट्रूजन एकदम ऑन टाइम होता है, और जो बाइट है वो भी एक्चुअली ओवर द ईयर्स थोड़ी बेहतर ही हुई है। पहले क्या होता था कि Hyundai के जो ब्रेक्स थे वो ओवर प्रोग्रेसिव होते थे, ऐसा लगता था मुझे। पुरानी वाली जो Hyundai होती थी उनमें वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि वो बाइट मिस ही करता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद भी। बट नई Hyundai में एक्चुअली वो शिकायत आपको नहीं मिलने वाली है। पर अगर ये चारों डिस्क ब्रेक दे देते तो मज़ा आ जाते, बट आई थिंक उसकी ज़रूरत पहले i20 को है, क्योंकि वो इससे एक सेगमेंट ऊपर की कार है। So that's it people on the Hyundai Grand i10 Nios Turbo। मेरे हिसाब से Hyundai के लाइनअप में सबसे मज़ेदार गाड़ी ये है।
रीजंस ऑफ कोर्स छोटी है, वेट इसका कम है, बेहतर पावर टू वेट रेशियो, बेहतर टॉक टू वेट रेशियो, स्टीयरिंग अगर बात करोगे तो उसमें भी मुझे चेंजेस लगे हैं रेगुलर वाले वर्जन से। अगर आप बात करोगे गियर रेशियोज की बात करोगे तो वो भी ज़्यादा एग्रेसिव मुझे इसके लगते हैं। ओवरऑल एक फन लिटिल हैचबैक है जो कि बहुत से लोगों को पसंद आती है, मेरे जैसे लोगों को तो डेफिनेटली पसंद आती है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि i20 का 1.2 लीटर वर्जन लेना है या ये लेना है तो मैं डेफिनेटली ये लूँगा, क्योंकि इसमें वो फन एलिमेंट डेफिनेटली है।